बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो इससे पूर्व 4 जो पार्ट में कुछ विषय वस्तु जो प्रश्न लेकर के हम आए थे, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों के साथ आए हैं जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो, मेरा एक प्रयास है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। नील दर्पण लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, एस बंगाली, इनमें से कोई नहीं। नील दर्पण लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, एस बंगाली, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा दीनबंधु मित्र। याद रखेंगे कि नील दर्पण को जो लिखा गया, वो लिखने वाले जो व्यक्ति थे दीनबंधु मित्र थे। यहाँ पर एक दो बात मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यह जो नील दर्पण लिखा गया था, वह बंगाल में नील विद्रोह हुआ। और यह विद्रोह जो हुआ 1859 से, यह जो विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के बीच में हुआ था। यह बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। और इस नील विद्रोह, यह जो नील विद्रोह हुआ और इस नील विद्रोह से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं और नील विद्रोह से कैसे लोग परेशान हो रहे थे, उसके बारे में दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में जो है बहुत ही रोचक और मार्मिक ढंग से इसका वर्णन किए हैं। इसलिए आप जो है ये उनके द्वारा इस बुक में लिखा गया है। चलिए, खेरा आंदोलन कब हुआ? 1917, 19, 18, 19, 19, 19, 20। खेरा आंदोलन कब हुआ? 1917, 1918, 1919, 1920। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ। याद रखेंगे, खेरा आंदोलन का जो पीरियड है वह 1918 है। और ये खेरा आंदोलन गुजरात में चला था और गांधी जी इस आंदोलन को नेतृत्व भी प्रदान किए थे, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। उससे पूर्व, खेरा आंदोलन से पूर्व 1917 में जो है गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह किए हैं। ठीक इसके बाद 1919 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है गांधी जी खड़ा हुए थे, ठीक है। ठीक उसके आगे और बढ़ेंगे 1920 में असहयोग आंदोलन। इस तरह से इसमें ये मैं इसलिए सजा के दिया कि आपके फैक्ट्स को दोबारा मैं रिपीट करवा दूं। अगले प्रश्नों पर विचार करते हैं। पागलपंथी विद्रोहियों का संबंध रहा है, पागलपंथी विद्रोहियों का संबंध रहा है पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, अवध। पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, अवध। आपका सही आंसर सी होगा। यानी कि बंगाल जो था पागलपंथी विद्रोहियों का बहुत बड़ा केंद्र बना। पागलपंथी विद्रोहियों का यह केंद्र बना बंगाल, इसे भी ध्यान दें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1920, 1921, 1922 और 1923। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई। अवध किसान सभा के संस्थापक जो थे बाबा रामचंद्र थे और ये महाराष्ट्र के संत थे जो कि अवध के क्षेत्रों में उन दिनों रामायण प्रचार प्रसार में संलग्न थे और किसानों की दुर्दशा को देखते हुए अवध किसान सभा की स्थापना की। ठगी प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया गया। ठगी प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया गया 1828, 1830, 1831, 1832। ठगी प्रथा के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया था वह 1830 में चलाया गया था। यह बेंटिक का पीरियड था, लॉर्ड बेंटिक के पीरियड के समय में। और ये जो कर्नल स्लीमन थे, स्लीमन जो थे इसका नेतृत्व प्रदान करके बहुत जो है अपने सूझबूझ से इन्होंने ठगी प्रथा को जो कंट्रोल करने का जो है अभियान चलाया था। ये जो कर्नल स्लीमन बेंटिक के सरकार काल में। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1770 से 80 के बीच, 1760 से 70 के बीच, 1790 से 1810 के बीच, सभी। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1770 से 80 के बीच, 1760 से 70 के बीच, 1790 से 1810 के बीच, सभी। आपका सही आंसर होगा 1770 से 80 के बीच में सन्यासी विद्रोह हुआ। यह विद्रोह बंगाल में हुआ था, ये याद रखेंगे। सन्यासी विद्रोह जो था बंगाल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यामदों की संधि कब हुई? 1825, 1826, 1827, 1828। यामदों की संधि कब हुई? 1825, 1826, 1827, 1828। यामदों की संधि 1826 में भी। यामदों की संधि जिस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में वह एम हर्स्ट थे। एम हर्स्ट के समय में 1826 में आता है। शंगोली संधि कब संपन्न हुआ? 1816, 1817, 1820, इनमें से कोई नहीं।
संगोली की संधि यह 1816 में संपन्न हुआ। और ये उस समय में जो गवर्नर जनरल थे वो हेस्टिंग थे। यह संधि जो अंग्रेज गवर्नमेंट और गोरखाओं के बीच में हुआ था, अंग्रेज गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट और गोरखाओं के बीच में ये हुआ था 1816। पिंडारियों का दमन किया गया 1811, 1812, 1820, 1830। पिंडारियों का दमन किया गया 1811, 1812, 1820, 1830। सही में पिंडारियों का दमन 1812 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ था? कैनिंग, हार्डिंग, डलहौजी, बेंटिक। कैनिंग, हार्डिंग, डलहौजी, बेंटिक। आंसर होगा हार्डिंग। ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है हार्डिंग के समय हुआ था। यह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। और द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वह डलहौजी के समय में हुआ था। प्रथम हार्डिंग और द्वितीय डलहौजी के समय में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। रामोशी विद्रोह कब हुआ? 1820, 1821, 1822, 1823। रामोशी विद्रोह कब हुआ? 1820, 1821, 1822, 1823। आपका सही आंसर होगा 1822। ये रामोशी विद्रोह 1822 में हुआ था। यह महाराष्ट्र का जो रीजन था, यह महाराष्ट्र के रीजन में हुआ था। महाराष्ट्र के रीजन में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855, 1856, 1857, 1860। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855, 1856, 1857, 1860। इसका सही आंसर होगा 1856। संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था। और इसके जो लीडर्स थे, इसको जो लीड कर रहे थे, नेतृत्व करता थे सिद्धो और कानू। सिद्धो और कानू ने संथाल विद्रोह 1856 में किया। वह यह जो था आज का जो झारखंड का एरिया है, उस एरिया में हम इस विद्रोह को देखते हैं, हुआ था। दक्कन विद्रोह क्या गया? किसान, व्यापारी, जमींदार, इनमें से कोई नहीं। दक्कन विद्रोह किया गया। किसान, व्यापारी, जमींदार, इनमें से कोई नहीं। दक्कन विद्रोह सही आंसर किसान, यानी दक्कन विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया था 1874 और 75 के बीच में। 1874 और 75 के बीच में यह दक्कन विद्रोह हुआ। और इसका जो प्रमुख केंद्र था पुणे और अहमदनगर। पुणे और अहमदनगर महाराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ यह विद्रोह केंद्रित था। मोपला विद्रोह हुआ मालाबार, कोरोमंडल, सह्याद्री सभी। मोपला विद्रोह हुआ मालाबार, कोरोमंडल, सह्याद्री सभी। मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। और मोपला विद्रोह जो उग्र रूप लिया था वह 1921 में बहुत ही व्यापक रूप ले लिया था। मोपला विद्रोह यह केरल का क्षेत्र है, यह एरिया जो है वह केरल का है, यह भी ध्यान में रखेंगे। गडकारी आंदोलन के क्षेत्र थे उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। गडकारी आंदोलन के क्षेत्र थे उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात। सही आंसर महाराष्ट्र होगा। गडकारी आंदोलन का जो क्षेत्र था वह महाराष्ट्र था। यहाँ एक बात और ध्यान में रखेंगे कि 1844 में यह गडकारी आंदोलन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोल विद्रोह हुआ था 1830, 1831, 1832, 1833। कोल विद्रोह हुआ था 1830, 1831, 1832, 1833। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड में हुआ था। झारखंड। वर्तमान में उनका आंदोलन कब हुआ था? 1860 से 70, 1870 से 80। ए और बी यानी सी ऑप्शन है, डी इनमें से कोई नहीं। उनका आंदोलन हुआ था 1860 से 70, 1870 से 80। सी में ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा 1860 से 70 के बीच में कुका आंदोलन हुआ था। शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित में है। शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से हैं क्या है? हंटर कमीशन, रिले कमीशन, हर्टोग कमीशन, सभी। शिक्षा से संबंधित ये आपका सही आंसर होगा डी यानी सभी। ये हंटर कमीशन भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, संबंधित। ये आयोग कमीशन बनाया गया था 1882 में। रिले कमीशन भी आया था 1902 में, यानी 1902 में आया था। हर्टोग कमीशन 1929 में आया था। ये हंटर कमीशन, रिले कमीशन, हर्टोग कमीशन ये शिक्षा के डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट से जुड़े हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम लाया गया कमीशन था, आयोग था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह यह मैकॉले का संबंध है, किससे है? व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन। मैकॉले का संबंध रहा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन। मैकॉले का संबंध शिक्षा से रहा है। मैकॉले शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए थे। अखिल भारतीय किसान सभा
का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद, पटना, कानपुर, लखनऊ। आपका सही आंसर होगा लखनऊ। आपका सही आंसर होगा लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1936। लखनऊ 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वह सहजानंद सरस्वती बने थे। याद रखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ 1936 और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तेभागा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तेभागा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। तेभागा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। आपका सही आंसर बंगाल होगा। यह आंदोलन 1946 के राउंड में बंगाल के एरिया में हुआ था। यह किसान आंदोलन था, किसान से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम अखबार कौन था? बंगाल गजट, कलकत्ता गजट, बंगाल जनरल, कलकत्ता जनरल। भारत का प्रथम अखबार कौन था? बंगाल गजट, कलकत्ता गजट, बंगाल जनरल, कलकत्ता जनरल। आपको भारत का प्रथम अखबार जो था वह बंगाल गजट था। याद रखेंगे, भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट को कहा जाता है। ये बंगाल गजट को जो पब्लिश करने वाले थे बर्मिंघम थे। बर्मिंघम जो थे ये इस गजट को पब्लिश किए थे। इससे पहले पूर्व जो हिक्की जो था, हिक्की ने भी एक प्रयास किया लेकिन वह प्रयास सफल नहीं रहा। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखते हैं कि जो पत्रकारिता का क्षेत्र था उसमें बर्मिंघम और हिक्की का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक रहे बेंटिक, ऑकलैंड, मेटकॉफ, हार्डिंग। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक बेंटिक, ऑकलैंड, मेटकॉफ, हार्डिंग। आपका सही आंसर होगा ऑकलैंड। याद रखेंगे, शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो ऑकलैंड थे। इनका मैं थोड़ा सा बता दूं ये क्या अधोमुखी निस्यंदन क्या है। ये डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन का, एजुकेशन में डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन की बात कही गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन क्या है इनका? ये जो सोच था, ऑकलैंड साहब ये सोचते थे कि अगर ऊपर के कुछ लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो वह धीरे धीरे फिल्ट्रेट करके नीचे डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन हो जाएगा। वह ऊपर की शिक्षा धीरे धीरे नीचे की ओर प्रसार करेगा, यानी कि ऊपर के कुछ लोग शिक्षित हो जाएंगे तो नीचे के लोग स्वतः शिक्षित हो जाएंगे। ये थियरी है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं रोमिला थापर, रमेश चंद्र दत्त, दादाभाई नौरोजी। इनमें से कोई नहीं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं रोमिला थापर, रमेश चंद्र दत्त, दादाभाई नौरोजी। इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि ये लिखने वाले, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ बात कहने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पहले व्यक्ति रमेश चंद्र दत्त हैं जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लिखा। की ओर चलते हैं। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। विकाजी कामा, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। इनमें से कोई नहीं। विकाजी गामा, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा विकाजी गामा। और विकाजी गामा के बारे में आप जो है इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। चलिए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905, 1906, 1907, 1908। 1905, 1906, 1907, 1908। आपका सही आंसर होगा ए, यानी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था, ये दिमाग में रखेंगे। और इस इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना किए थे श्याम जी कृष्ण वर्मा नाम के व्यक्ति थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा इस इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1910, 1911, 1912, 1913। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1910, 1911, 1912, 1913। आपका सही आंसर डी हो गया, यानी 1913 में। 1913 में अमेरिका, यूएसए, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में जो है यह गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल के सहयोग से, लाला हरदयाल ही जो है गदर पार्टी की स्थापना किए थे। 1913 यूएसए, सैन फ्रांसिस्को। याद रखेंगे, अमेरिका यूएसए मीन्स अमेरिका। 1913। नेक्स्ट प्रश्न, हार्डिंग बम कांड कब हुआ? 1911, 1912, 1913, 1914। हार्डिंग बम कांड कब हुआ? 1911, 1912, 1913, 1914। डी आपका आंसर होगा, यानी 1912 में हार्डिंग बम कांड हुआ था। दिल्ली
जब राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, तो उस समय जो है एक जुलूस के ऊपर जब हार्डिंग जो है जब जा रहे थे, उनके जुलूस के ऊपर जो है 1912 में बम फेंका गया था। इसके जो राजधानी परिवर्तन कर रहे थे उसके अगेंस्ट में, तो उसी का नाम जो है हार्डिंग बम कांड से जुड़ा हुआ है, जो 1912 में हुआ था। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का संबंध है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का संबंध है पत्रिका, किताब, संस्थान, व्यापारिक संगठन। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का संबंध है पत्रिका, किताब, संस्थान, व्यापारिक संगठन। यह एक किताब है, आंसर बी जो है आपका ये सही है। ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1908 में जो है लिखा गया। वीडी सावरकर इस किताब को लिखे थे और पहली बार यह पब्लिश 1908 में हुआ। 1908 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की किताब का प्रकाशन वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। 1857 से जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर इसमें लिखा गया है। 1857 से जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर इसमें लिखा गया। धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिए। धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिए आर.पी. दत्ता, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी सभी। धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिए आर.पी. दत्त, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी सभी। आपका आंसर सी होगा, यानी दादा भाई नौरोजी जो है धन का बहिर्गमन सिद्धांत, इसके ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है दादा भाई नौरोजी दिए थे। धन का बहिर्गमन, किस तरह से इंडिया से धन जो है बाहर जा रहा है, यानी ब्रिटेन की तरफ जा रहा है, इस सिद्धांत को वो इकोनॉमिकली ढंग से प्रतिपादित किए। और धन के बहिर्गमन को उन्होंने इवल्स ऑफ द इवल्स बताया था। इवल्स ऑफ इवल्स इन्होंने बताया, इवल्स ऑफ इवल, बुराइयों का बुराई बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त का संबंध है महलवारी, जागीरदारी, रैयतवारी, जमींदारी। याद रखेंगे, इस्तमरारी बंदोबस्त का संबंध है महलवारी, जागीरदारी, रैयतवारी और जमींदारी। इसका सही आंसर डी हो गया, यानी जमींदारी। जो इस्तमारी बंदोबस्त है इसको जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। इसे अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता, अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और 1793 में यह व्यवस्था लागू किया गया था 10 ईयर्स के लिए, कर्नवालिस के समय में। ठीक है, इसे अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त को भी यह जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसके तहत किसानों जो जमींदार होते थे वो एक 1/10 या फिर 1/11 हिस्सा जो था वह स्वयं रखते थे। रेस्ट जो है वह जो है अंग्रेज गवर्नमेंट को देते थे। 1/10 या 1/11 जो जमींदार स्वयं रखते थे, ध्यान रखेंगे। रैयतवाड़ी प्रथा के संस्थापक थे थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। सी में ए और बी में इनमें से कोई नहीं। रैयतवाड़ी प्रथा के संस्थापक थे थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। बी में थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर सी होगा। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दोनों व्यक्ति के सहयोग से रैयतवाड़ी प्रथा आरंभ किया। रैयतवाड़ी का प्रथा का अर्थ हुआ जो किसान थे, जो रैयत थे, उनसे डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था इस व्यवस्था के तहत। ठीक है ना। 1857 का संबंध है पुस्तक, विद्रोह, सिपाही सभी। 1857 का संबंध है पुस्तक, विद्रोह, सिपाही सभी। इसका आंसर सभी होगा। मैं इसके बारे में कुछ बता दूं। 1857 नामक पुस्तक जो एस एन सेन के द्वारा लिखा गया है। एस एन सेन के द्वारा जो है जो 1857 विद्रोह पर जो पुस्तक लिखा गया, यह एक विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था। यह भी जानते हैं यह विद्रोह है, किसने किया था, सिपाही ने किया था। इसलिए इसे जो है इसका सभी ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर मैंने डी मारा है। एस एन सेन सरकारी पुस्तक 1857 जो बुक का नाम या जो एस एन सेन लिखे थे उसे सरकारी पुस्तक के नाम से भी जाना जाता, सरकार इसको अप्रूव किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भू राजस्व का संबंध है जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवारी सभी। भू राजस्व का संबंध है जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवारी सभी। आपका आंसर ये डी होगा, सभी। जमींदारी व्यवस्था भी भू राजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। रैयतवाड़ी, ये जमींदारी व्यवस्था जो है बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वी एरिया में जो है ये जमींदारी, असम के कुछ क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था थी। टोटल 90% जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जमींदार जो भू राजस्व होते थे वो कलेक्ट करते थे, अब कुछ शेयर अपने हिस्से में रखने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। रैयतवाड़ी के तहत किसानों से डायरेक्ट जो है टैक्स लिया जाता था। रैयतवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था
के तहत, इस रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था के तहत खास महल बना करके जो है उस जो प्रमुख होते थे, मुखिया होते थे, महल उस समय में जो गांव का कुछ प्रमुख होता है उसको महल के रूप में बांट दिया गया था, और उसके हेड से जो राजस्व वसूला जाता था उसे महलवाड़ी कहते हैं। जैसे पंजाब का एरिया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है, इसमें महलवाड़ी व्यवस्था से जुड़ा था। रैयतवाड़ी 51% पे रैयतवाड़ी व्यवस्था जुड़ी था। रेस्ट जो आप देखते हैं वह जो है महलवाड़ी से जुड़ा हुआ है। रेस्ट जो व्यवस्था था 51% रैयतवाड़ी और 19% जो है आपका जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। बेगम हजरत महल का संबंध है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी। बेगम हजरत महल का संबंध है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी। बेगम हजरत महल का संबंध आंसर बी यानी लखनऊ से है। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ से जो है इस क्रांति का नेतृत्व की थी। भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई अकेली मर्द है, कहा फिरोज, डिजरेली, टी होम्स, इनमें से कोई नहीं। भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई अकेली मर्द है, कहा हीरोज, डिजरेली, टी होम्स, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ए यानी कि जो हीरोज थे उन्होंने जो है लक्ष्मीबाई के बारे में बताया था। झांसी की रानी के नाम से जानी जाती है लक्ष्मीबाई। जो है उनके संदर्भ में जो है हीरोज साहब बोले थे कि यह भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई, जब वो मर जाती है लड़ाई करते करते तो वहाँ इन्होंने इस शब्दों का प्रयोग किए, क्योंकि उस जो बटालियन था, जिस बटालियन से इनकी जो वीरंत हुई थी उसमें हीरोज उसको नेतृत्व कर रहे थे। उनकी वीरता को देखकर उन्होंने ये बात कही। झांसी और ग्वालियर के एरिया से यह जो है लीड कर रही थी, उस एरिया से 1857 की क्रांति को वह आगे बढ़ा रही थी। झांसी की रानी के नाम से वह प्रसिद्ध है, रानी लक्ष्मीबाई। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पील कमीशन का संबंध है पत्रकारिता, सेना, सिंचाई, शिक्षा। पील कमीशन का संबंध है पत्रकारिता, सेना, सिंचाई, शिक्षा। पील कमीशन का संबंध जो है सेना से है। 1857 के बाद ये गठित की गई थी। 1857 की क्रांति से संबंधित हैं डलहौजी, कैनिंग, हार्डिंग, इनमें से कोई नहीं। 1857 की क्रांति से संबंधित हैं डलहौजी, कैनिंग, हार्डिंग, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा कैनिंग। कैनिंग जो थे कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी। कारवां का युद्ध हुआ 1763, 1764, 1765, 1766। कारवां का युद्ध हुआ 1763, 1764, 1765, 1766। 1763, 1764, 1765, 1766। आपका सही ऑप्शन ए है। यह जो है युद्ध हुआ था 1763 में, और यह मीर कासिम और एडम, अंग्रेज एडम था, ये अंग्रेज और जो बंगाल के नवाब के बीच में हुआ, यानी मीर कासिम और एडम के बीच में यह कारवां का युद्ध 1763 में हुआ था। अगला प्रश्न है वेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेज, ए, बी डच, सी अंग्रेज एवं फ्रांसीसी, डी में ए और बी अंग्रेज और डच, यानी ये वेदरा का युद्ध हुआ। ए अंग्रेज, बी डच, सी अंग्रेज एवं फ्रांसीसी, डी ए अंग्रेज, डी बी डच, यानी कि ए और बी। आपका सही आंसर होगा डी यानी ए और बी होगा। अंग्रेज और डच ये दोनों आदमी बेदरा के युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने हुआ, और यह जो बेदरा का जो युद्ध हुआ था वह 1759 में यह बेदरा का युद्ध हुआ, इसे याद रखें। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760, 1759, 1761, 1762। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760, 1759, 1761, 1762। वांडीवास का युद्ध जो हुआ, आपका आंसर बी ए सही है। आपका वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वह 1761 में हुआ था। मैं एक दो बात को यह बताना चाहता हूँ। वांडीवास का जो ये युद्ध हुआ है इसका संबंध जो है कर्नाटक वार से जुड़ा हुआ है, इसे भी याद रखेंगे। कर्नाटक वार से ये जुड़ा हुआ है, और यह जो कर्नाटक वार हुआ था वह 1757 टू 63 के बीच में हुआ था। ये भी दिमाग रखेंगे कि जो कर्नाटक वार, तृतीय कर्नाटक वार, थर्ड कर्नाटक वार, वांडीवास युद्ध का संबंध है थर्ड कर्नाटक वार से वह, और उसी थर्ड कर्नाटक वार में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वह 1760 में हुआ था। 1760 में अलीनगर की संधि हुई 1757, 1758, 1759, 1760। चलिए अलीनगर की संधि हुई 1757, 1758, 1759, 1760। अलीनगर की जो संधि हुई थी वह 1757 में हुआ था। अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में यह संधि हुई थी
1757 जो अलीनगर की संधि हुई 1757 में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच हुआ था। यह भी दिमाग में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि हुई 1765, 1766, 1770, 1780, 1765, 1766, 1770, 1780 इलाहाबाद की संधि। आपका सही आंसर होगा कि 1765। मैं बता दूं कि इलाहाबाद संधि दो संधि के नाम से हुई है। इलाहाबाद की दो संधि हुई है। इलाहाबाद प्रथम संधि जो है मुगल सम्राट और जो है अंग्रेजों के बीच हुई है, और दूसरी संधि जो है अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई। तो पहला जो संधि हुआ वह 12 अगस्त, याद रखेंगे 12 अगस्त है, और दूसरी जो संधि हुई है 16 अगस्त 65 को। ये दोनों पीरियड 65 से जुड़ा हुआ है, 12 अगस्त और 16। 12 अगस्त जो है मुगल सम्राट और जो अंग्रेज के बीच पहली इलाहाबाद की संधि, दूसरी इलाहाबाद की जो संधि होती है अवध के नवाब और अंग्रेज के बीच होती है 16 अगस्त को। चलिए, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? महानंदा, गंगा, तीस्ता, इनमें से कोई नहीं। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे में लड़ा गया? महानंदा, गंगा, तीस्ता, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर बी होगा, गंगा नदी के किनारे में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और यह जो है बंगाल में पड़ता है। प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया है नादिया जिला में आता है। और यह प्लासी का युद्ध जो है इसे याद रखेंगे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ। और इसमें थोड़ी सी जो गलत भूमिका निभाया वह वीर जाफर साहब ने जो गलत भूमिका निभाया, जिसके कारण प्लासी का युद्ध हारा गया। इसे ध्यान में रखेंगे। सेंट थॉमस का युद्ध संबंधित है प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, इनमें से कोई नहीं। सेंट थॉमे का युद्ध जो है किससे संबंधित है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। आप याद रखेंगे कि सेंट थॉमे का जो युद्ध है प्रथम कर्नाटक के युद्ध से संबंधित है। और मैं बता दूं यहाँ पे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया वह लड़ा गया 1746 टू 48, 1746 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया 1749 से 54 के बीच। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया वह 1757 से 63 के बीच। इसे भी दिमाग में रखेंगे। अगर शेपल संधि संबंधित है अंग्रेज और फ्रांसीसी इनमें से कोई नहीं। ऑक्सला सेपल संधि संबंधित है अंग्रेज और फ्रांसीसी इनमें से कोई नहीं। ऑक्सला सेपल संधि, आंसर आपका सी होगा। ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो एक संधि हुई थी उसी संधि से जो है यह संदर्भित है, इसलिए ऑक्सला सेपल की संधि कहते हैं। कर्नाटक के प्रथम वार के बाद यह 1740 में यह संधि हुआ था। और इसके बाद जो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ है। कर्नाटक फर्स्ट वार से जुड़ा हुआ है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600, 1602, 1616, 1664। ईस्ट इंडिया कंपनी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600, 1602, 1616, 1664। आपका सही आंसर होगा 1602। 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बना, और 1616 में जो बना था आपको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना। 1664 में फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह से हम देखते हैं सबसे पहले जो इंडिया में जो आया था वो पोर्तुगीज आया था। ये भी ध्यान में रखेंगे, पोर्तुगीज, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फ्रांसिस, इस तरह से ये क्रम है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ था? मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, इनमें से कोई नहीं। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ था? मद्रास, कलकत्ता, बम्बई में से कोई नहीं। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो है आंसर ये सही है, मद्रास में अवस्थित था फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। चलते हैं, मंगलौर की संधि संपन्न हुई 1784, 1780, 1782, इनमें से कोई नहीं। मंगलौर की संधि संपन्न हुई 1784, 1780, 1782, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए सही है 1784। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके समय संपन्न हुआ? कॉर्नवालिस, बेलेजली, वारेन हेस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके समय संपन्न हुआ? कॉर्नवालिस, बेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर कॉर्नवालिस होगा। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? जो है फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 टू 69, 1780 से 84, 1790 से 92, 1799। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 69, 1780 से 84,
1790 से 92, 1799, आपका सही आंसर होगा 1799। याद रखिएगा, फोर्थ मैसूर युद्ध के बाद जो है टीपू सुल्तान थे यहाँ पर जो है वो इनका देहांत हो जाता है और जो यह अंतिम लड़ाई जो है मैसूर का ये संपन्न हो गया। चलिए मैं यहाँ पर कुछ बात बता दूं कि 1767-69 जो मैं इसके बीच में यह जो है प्रथम जो मैसूर युद्ध है जिसमें कि मद्रास ट्रीटी की गई। 1780 से 84 के बीच में जो यह द्वितीय मैसूर युद्ध है, आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें जो है मंगलोर की संधि संपन्न की गई। 1790 से 92 ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। आप इन सब चीज़ फैक्ट्स को बार बार याद कर लेंगे, देख लेंगे। फैक्ट्स तो फैक्ट्स होता है, याद कर लेंगे। मित्रों, मुझे आशा है कि आप इसे धैर्यपूर्वक प्रश्न को समझने और सुनने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। अगले वीडियो में हम पुनः जो है फिफ्थ, जो मेरा सिक्स्थ आएगा, ये फिफ्थ हो चुका है, सिक्स्थ आएगा, उसमें पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा।